आई एम मोहम्मद जाहिद फ्राम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद। आज का हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक है दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। हम ये देखना चाहते हैं कि एस्केप वेलोसिटी है क्या, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और मैथमेटिकली आप लोग किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि एस्केप वेलोसिटी कब राइज करेगी। एज्यूम करें ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ की सरफेस से जब कभी भी आप कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, आप देखते हैं थोड़ी देर बाद वापस वो ज़मीन पे आके गिरता है। एज्यूम करें आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा लेकिन वापस ज़मीन पे आगे गिरेगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ऑब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दे दें कि जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया ये ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए। जब आपका ऑब्जेक्ट ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा तो वो वापस नहीं आ सकता। वो वेलोसिटी जिसके साथ आप एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च करते हैं और ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाता है, उस इनिशियल वेलोसिटी को आप एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ एस्केप वेलोसिटी को तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव एट द अर्थ सरफेस in order to go out of the earth's gravitational field is called escape velocity। अब अगर हम लोग ये देखना चाहें कि ये escape velocity कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो लास्ट टॉपिक में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम लोग ज़मीन से एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ले जाएं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और हम लोगों ने कहा था कि आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होगा वो कुछ ऐसे था, ए पी इक्वल्स टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई। ये आपने लास्ट टॉपिक में रिज़ल्ट जनरलाइज किया था। अब अगर यहाँ पे देखें इसमें जी के बारे में हमने कहा था ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसके बाद सेकंड टर्म जो हमने यूज़ की एम ई, दैट इज़ द मैस ऑफ अर्थ। फिर उसके बाद स्मॉल एम हमने जो यूज़ किया था दैट इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आर ई जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। और ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें नोन होती हैं। फर्दर अगर हम लोग देखना चाहें, हम ये कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी देते हैं वो इतनी देंगे। फ़र्ज़ किया मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन करता हूँ जो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा तो वो हम फाइंड करेंगे W इक्वल्स टू दैट इज़ द वर्क डन विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ mv²। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। और v के साथ सबस्क्रिप्ट में मैं छोटा सा ESC लिख देता हूँ। इट मीन्स दैट हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को उतनी काइनेटिक एनर्जी दे दें जितनी कि उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ इक्वेट करें। जब हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ इक्वेट करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ ऐसे बनेगा। हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो जब इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर होंगी आपके पास रिजल्ट बनेगा 1/2 mv² एंड v मीन्स दैट v escape square equals to that is g m e m divided by r e। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा। स्मॉल एम मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी वाले केस में काइनेटिक एनर्जी में भी यूज़ था और इधर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में भी था। ये दोनों टर्म सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2 को मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब 2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रिजल्ट बन गया v escape का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को पहले ले आए जी एम ई
डिवाइडेड बाय आर ई। तो ये हमारे पास वी स्केप का स्क्वायर बन गया। लेकिन हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जो स्मॉल जी होता है, ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप लोग 9th में पढ़ के आए थे। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आप लिखते होते हैं जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ये फार्मूला था वहाँ पे हमारे पास। अब अगर आप इधर देखें तो ये टर्म भी कुछ उससे मिलती जुलती है, जी एम ई बाई आर ई के बराबर है, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है। सो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जी को लिखा हमने जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। एक आर ई से मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक आर ई से मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इस स्क्वायर से कट जाएगा। सो जी टाइम्स आर ई बिकम्स इक्वल टू जी एम ई बाय आर ई। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। तो अब मेरे पास जो जी आर ई की वैल्यू बनती है, ये कुछ ऐसे बनेगा आपके पास कि जी आर ई इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। सो या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई इक्वल्स टू जी आर ई, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो वहाँ पे आपके पास जी एम ई बाई आर ई टर्म मौजूद थी। सो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन 4 से 3 में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, वी स्केप का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई था। तो जब हमने इस जी एम ई बाई आर ई की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वी स्केप स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स जी आर ई। और जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती है यहाँ से स्क्वायर रूट से। सो वी स्केप का फार्मूला जो आपके पास बनता है वो 2 GRE अंडर दी रूट आ गया। ये आपका स्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है। अब उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो वैल्यू ऑफ जी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, दैट इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद जो रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू भी हमें नोन है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। सो ये जब दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास वी स्केप का आंसर आएगा 2 टाइम्स जी की जगह आपने लिख दिया 9.81, आर ई की जगह आपने लिख दिया 6.4 इंटू 10⁻6। और इस सारे को जब आप सॉल्व करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। साथ यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, या अगर 10⁻3 के लिए मैं प्रीफिक्स यूज़ करना चाहूँ तो मेरे पास स्केप वेलोसिटी के लिए रिज़ल्ट बनेगा 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये रिज़ल्ट हमारे पास स्केप वेलोसिटी के लिए आ जाता है। सो कंक्लूजन ये हुआ, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च करके आउटर स्पेस में लेके जाना चाहते हैं, स्केप वेलोसिटी देना चाहते हैं, जैसे आपके आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं या स्पेस शटल लॉन्च की जाती हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम इतनी स्पीड चाहिए होती है 11.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसका आप अपने माइंड में एक आइडिया रख लें, एबटाबाद से इस्लामाबाद का डिस्टेंस ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स कर लें। तो अगर आप एक सेटेलाइट को वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टली मूव करें तो इसकी स्पीड इतनी होगी कि एबटाबाद से इस्लामाबाद तक जस्ट 8 से 9 सेकंड्स में ये ऑब्जेक्ट वहाँ तक पहुँचेगा। सो इतनी हाई स्पीड आप ऑब्जेक्ट को देंगे तब ये वर्टिकली आपके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा सकता है। और उसके अलावा इस फार्मूला में अगर आप फाइनली देखें तो रिजल्ट्स जो हैं वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रेडियस ऑफ द प्लैनेट काउंट होता है।
और mass ऑफ द ऑब्जेक्ट काउंट नहीं होता। सो इसका मतलब है आपका स्मॉलर ऑब्जेक्ट हो या लार्जर ऑब्जेक्ट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैस कम हो या मैस ज़्यादा हो, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू सब ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगी। लेकिन जब आप प्लैनेट चेंज करेंगे तो वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। जिस प्लैनेट का मैस कम होगा, इसका मतलब है उसकी वैल्यू ऑफ जी भी कम होगी और उसका रेडियस भी कम होगा। सो इसका मतलब है वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। सो आप छोटे प्लैनेट से ईजीली एस्केप आउट कर सकते हैं, और जितना बड़ा प्लैनेट होगा वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी भी ज़्यादा होगी, उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है वहाँ से एस्केप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह है कि जो आपके बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं या बड़े सैटेलाइट्स या प्लैनेट्स हैं, वहाँ से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और जो छोटे ऑब्जेक्ट्स या प्लैनेट्स हैं उस पर आपको एस्केप वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कम चाहिए होती है। अब इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं मून वर्सेस अर्थ का। मून का साइज़ ज़मीन के मुकाबले में काफ़ी छोटा है, तो यही वजह है कि मून पे जो आपको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड या 2.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है। तो इसका मतलब है आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम्स कम स्पीड के साथ भी आप मून से एस्केप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सरफेस ऑफ अर्थ। थैंक यू।